नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जी बिल्कुल। और आज का जो हमारा फोकस है ना, वो 11 अप्रैल 2026 के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर रहेगा। हमारा मकसद सिर्फ न्यूज़ पढ़ना नहीं है। हाँ, मतलब हम सिर्फ क्या हुआ ये नहीं देखेंगे, बल्कि हर खबर के पीछे का जो क्यों और कैसे है उसे समझेंगे। सही कहा आपने, क्योंकि जब तक किसी भी इवेंट का बुनियादी कारण और उसका स्टैटिक जीके क्लियर नहीं होता, तब तक एग्जाम्स में जो एनालिटिकल सवाल आते हैं उन्हें सॉल्व करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो चलिए जीवन की शुरुआत और हेल्थ सेक्टर से ही हमारी चर्चा शुरू करते हैं। 11 अप्रैल की तारीख मेडिकल फील्ड में दो बहुत ही प्रमुख दिवसों के लिए जानी जाती है। जी। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे की। ये दिवस कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर को कम करना है। मातृ मृत्यु दर, अगर हम इसे ग्लोबल गोल से जोड़ें तो क्या ये एसडीजी से भी कनेक्ट होता है? जी बिल्कुल होता है। मातृ मृत्यु दर को कम करना किसी भी देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कसौटी है। तो ये सीधे तौर पर जो हमारा एसडीजी गोल 3 है ना। अच्छा, गुड हेल्थ वाला। हाँ, एसडीजी गोल 3 पूरी तरह से गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग पर फोकस करता है, और सुरक्षित प्रसव इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। राइट। और इसी दिन मतलब 11 अप्रैल को ही एक और इम्पोर्टेंट दिन भी होता है, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। जी, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो बायोलॉजिकली इसमें असल में होता क्या है? मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या टूट रहा होता है? ये एग्जाम के नज़रिए से बहुत दिलचस्प विषय है। पार्किंसंस में हमारे ब्रेन के कुछ खास हिस्से धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। खास तौर पर वो कोशिकाएं जिन्हें डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स कहा जाता है। डोपामाइन, मतलब अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो क्या हम इस डोपामाइन को शरीर का एक पोस्टमैन या मैसेंजर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जो मतलब दिमाग से मसल्स तक ये मैसेज ले जाता है कि अब हाथ उठाना है या अब चलना है। एकदम सटीक उदाहरण है। ये डोपामाइन बिल्कुल एक मैसेंजर का ही काम करता है। तो जब ये डोपामाइन न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं ना, तो दिमाग मसल्स तक सही टाइम पर मैसेज नहीं भेज पाता। अच्छा, तो इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से शरीर में वो कंपन और जकड़न होने लगती है। जी हाँ, ट्रेमर्स और स्टिफनेस इसी वजह से आते हैं। मतलब ये कोई मसल की बीमारी नहीं है, बल्कि ब्रेन के कंट्रोल खोने की बीमारी है। समझ गया। अब जहां ओल्ड एज में पार्किंसंस दिमाग को कमजोर करता है, वहीं जीवन के जो शुरुआती साल होते हैं वहां ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे तेज होता है। बिल्कुल। और यही हमारी अगली खबर का बेस भी है। 9 से 23 अप्रैल 2026 के बीच देश भर में 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी, और इस बार इसकी थीम बहुत ही स्पेसिफिक रखी गई है। हाँ, थीम है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। ये थीम चुनने के पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। वो क्या? ह्यूमन ब्रेन का लगभग 80 से 90% डेवलपमेंट ना जीवन के पहले 6 सालों में ही हो जाता है। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसमें मेन फोकस एरिया किन लोगों पर है? इसमें मुख्य रूप से प्रेग्नेंट वुमेन, हाँ। लैक्टेटिंग मदर्स और 0 से 6 साल के बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस सुधारने पर काम किया जा रहा है। और अगर हम इसके थोड़े इतिहास में जाएं, तो ये पोषण पखवाड़ा किस मुख्य योजना का हिस्सा है? ये पोषण अभियान के तहत चलाया जाता है, और स्टूडेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि पोषण अभियान को 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। राइट। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। होलिस्टिक मतलब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन और अवेयरनेस, सब कुछ। जी बिल्कुल। अच्छा, अब केंद्र सरकार की नीतियों से हम राज्य स्तर पर चलते हैं। हेल्थ सेक्टर में ही एक राज्य ने बहुत सख्त कानूनी कदम उठाया है। हाँ, तेलंगाना सरकार की बात कर रहे हैं आप। जी, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बड़ा निर्णय है। पर ये नोटिफाइबल डिजीज होने का सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, वहाँ कैंसर का कोई केस डिटेक्ट होता है, तो लीगली ये अनिवार्य है कि उस मरीज की जानकारी तुरंत अथॉरिटीज को रिपोर्ट की जाए। रिपोर्ट की जाए। लेकिन एक सवाल उठता है,
क्या हर पेशेंट का डेटा ऐसे सरकार को देने से उनकी प्राइवेसी पर कोई खतरा नहीं है? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, पर इसे ऐसे समझें कि ये डेटा पब्लिक नहीं किया जाता। ये सिर्फ कैंसर रजिस्ट्री को मजबूत करने के लिए होता है। अच्छा, तो सरकार इस डेटा का करती क्या है? जब सरकार के पास एक्यूरेट डेटा होता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, तो अर्ली डिटेक्शन और रिसोर्सेज का सही बंटवारा हो पाता है। मतलब वो टारगेटेड पॉलिसी बना पाते हैं। मतलब ये बीमारी से लड़ने के लिए एक डेटा नेटवर्क बनाने जैसा है। स्टैटिक जीके के लिए मैं बता दूं कि पहले से ही टीबी, चॉलरा, डेंगू और पोलियो इस लिस्ट में शामिल हैं। और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। बिल्कुल। हेल्थ कानूनों के बाद अब हम इकोसिस्टम की रक्षा की बात करते हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो इंसान की हेल्थ भी नहीं बच सकती। सही बात है। और इसी सिलसिले में हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हिमालयन रीजन में ओक, जिसे वहां लोकल लैंग्वेज में बांज कहा जाता है, उन पेड़ों के कटने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये कोर्ट का बहुत ही कड़ा आदेश है। पर हिमालय में तो चीड़ सहित और भी अनगिनत प्रजाति के पेड़ हैं, तो सिर्फ ओक पेड़ों पर ही इतना फोकस क्यों? इनमें ऐसा क्या खास है? इसके पीछे पर्यावरण विज्ञान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो ओक के पेड़ होते हैं ना, वो हिमालयन इकोसिस्टम के लिए एक कीस्टोन स्पीशीज हैं। कीस्टोन स्पीशीज? मतलब जैसे किसी मेहराब या आर्च का वो मेन पत्थर जिस पर पूरा ढांचा टिका होता है? बिल्कुल वही। अगर आप उस कीस्टोन को हटा देंगे तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। चीड़ के पेड़ों के उलट ओक के पेड़ों के पत्ते चौड़े होते हैं और इनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। तो इसका मतलब ये जड़ें एक विशाल नेचुरल स्पंज की तरह काम करती हैं। एकदम सटीक। बारिश के मौसम में ये भारी मात्रा में पानी को सोख लेते हैं और उसे जमीन के नीचे भेज देते हैं, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। अच्छा जी, और यही वो पानी है जो रिस कर पूरे साल जो हिमालय के नेचुरल पानी के स्रोत है, यानी हिमालयन स्प्रिंग्स, उन्हें जीवित रखता है। हो, मतलब ओक के जंगल कटने का सीधा सा अर्थ है पहाड़ों पर पीने का पानी सूख जाना। जी बिल्कुल। ये तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे पर्यावरण और हमारी जुडिशरी मिलकर लोगों का जीवन बचा रहे हैं। और हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये भी याद रखें। तो पर्यावरण के बचाव के बाद अब बात करते हैं जब यही प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। 9 अप्रैल 2026 को नॉर्थ सिक्किम के लाचेन इलाके में भारी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स हुए थे। हाँ, वो आपदा बहुत भयंकर थी। वहां अचानक से 1321 टूरिस्ट्स और 84 लोकल्स बुरी तरह फंस गए थे। बाप रे, इतने सारे लोग! तो फिर रेस्क्यू कैसे हुआ? ऐसी सिचुएशंस के लिए हमारी आर्मी हमेशा तैयार रहती है। इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर्स ने तुरंत एक मिशन शुरू किया, ऑपरेशन हिम सेतु। जी हाँ, ऑपरेशन हिम सेतु। नाम से ही क्लियर है, हिम मतलब बर्फ और सेतु मतलब पुल। तो मैंने पढ़ा था कि आर्मी ने सिर्फ 48 घंटों में सबको निकाल लिया। इतनी ऊंचाई पर यह कैसे मुमकिन हुआ? ये बहुत तेज ऑपरेशन था और इस स्पीड के पीछे आर्मी के साथ साथ BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा जी, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में रोड क्लियरेंस का काम BRO के बिना लगभग इम्पॉसिबल है। त्रिशक्ति कोर और BRO के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से ही ये 48 घंटे में मुमकिन हो पाया। ग्रेट। आर्मी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन से अब हम चलते हैं हमारी समुद्री सीमाओं और इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। बिल्कुल। खबर यह है कि इंडियन नेवी का जो जहाज है INS सुनैना, वो मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। डिप्लोमेसी के नजरिए से INS सुनैना की ये विजिट बहुत क्रिटिकल है। ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। और ये विजिट किस मिशन का हिस्सा है? ये INS सागर मिशन का हिस्सा है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया मालदीव्स डिफेंस कोऑपरेशन को और ज्यादा मजबूत करना है। तो अगर हम इसे भारत की विदेश नीति के एंगल से देखें तो ये साफ तौर पर हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एग्जाम्पल है ना? जी बिल्कुल। इंडियन ओशन में जो समुद्री डकैती होती है उसे रोकना और एक सेफ ट्रेड रूट बनाए रखना, इसके लिए मालदीव जैसे पड़ोसी देश के साथ डिफेंस रिलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। राइट। चलिए अब कूटनीति से आगे बढ़ते हैं साइंस और स्पेस की तरफ। 8 से 10 अप्रैल 2026 के बीच बेंगलुरु में स्मॉप्स 2026 आयोजित किया गया था। जी,
स्मॉप्स यानी स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस क्या था? इसका मेन फोकस स्पेस मिशन ऑपरेशंस में ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ाना था। मतलब सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद का काम? हाँ, देखिए, रॉकेट बनाना एक अलग बात है, लेकिन जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो उसे ऑपरेट करना, उसे स्पेस डिब्रीज यानी कचरे से बचाना, ये सब मिशन ऑपरेशंस कहलाता है। समझ गया। और इसका बेंगलुरु में होना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि इसरो का जो मुख्यालय है, अंतरिक्ष भवन, वो भी बेंगलुरु में ही है। एकदम सही। अब स्पेस से हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। यूएई ने दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क लॉन्च कर दिया है, जिसे U6GZ भी कहते हैं। दुनिया का पहला? ये तो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। पर ये अपर 6 गीगाहर्ट्ज अभी के 5G से इतना अलग क्यों है? इसे ऐसे समझें कि ये नेटवर्क सीधे तौर पर 6G टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है। इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड्स 10 Gbps तक जा सकती हैं। 10 Gbps? मतलब अगर 5G को हम एक बिजी हाईवे माने, हाँ, तो ये अपर 6 गीगाहर्ट्ज उसमें सिर्फ एक और लेन नहीं जोड़ रहा है, बल्कि ये तो AI और ऑटोनॉमस गाड़ियों के लिए एक पूरा नया चौड़ा एक्सप्रेसवे बना रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में स्मार्ट सिटीज की रीढ़ बनने वाली है। और यूएई में लॉन्च हुआ है, तो वहाँ की राजधानी अबू धाबी और करेंसी दिरहम है। ये भी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। इंटरनेशनल टेक की इस बड़ी छलांग के बाद अब बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की, एक ऐसी छलांग की जिसकी जड़ें हमारे गांव में हैं। आप अमूल की बात करें? जी हाँ, अमूल जिसे GCMF चलाता है, उसने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल कर लिया है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ऐसा करने वाली अमूल भारत की पहली FMCG कंपनी बन गई है और इन्होंने 11% की ग्रोथ दर्ज की है। पर सोचने वाली बात यह है कि दूध और मक्खन बेचना कोई बहुत हाईटेक काम तो है नहीं, फिर अमूल ने इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को कैसे पीछे छोड़ दिया? कंपनी नहीं है जिसका मुनाफा कुछ इन्वेस्टर्स के पास जाता हो। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये करीब 36 लाख डेयरी फार्मर्स का एक ग्रुप है। गांव से दूध कलेक्ट करने से लेके उसे प्रोसेस करने और बेचने तक बीच के जितने भी मिडलमैन होते हैं ना, बिचौलिए। हाँ, वो बिचौलिए इस मॉडल में पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। अरे वाह, मतलब सारा का सारा मुनाफा सीधे किसानों की जेब में जाता है। बिल्कुल। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और एग्जाम्स के लिए याद रखें कि अमूल की स्थापना वर्गीस कुरियन ने की थी, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी, और इसका हेडक्वार्टर्स गुजरात के आनंद में है। ये सच में एक बहुत ही शानदार सक्सेस स्टोरी है। तो आज हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डीप एनालिसिस किया। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।